इस कहानी में एक ऐसी दुनिया दिखाई गई है जहां इंसान और मॉन्स्टर्स जैसे कि वैम्पायर्स, वेयरवुल्व्स, विचेस और ऐसे ही अन्य जीव एक साथ रहते हैं। कहने को तो वो एक साथ रहते हैं, लेकिन ज्यादातर इंसान इन मॉन्स्टर्स से दूर रहने में ही भलाई समझते हैं। इस कारण इन मॉन्स्टर्स को आउटकास्ट कहा जाता है। कहानी की शुरुआत एक स्कूल से होती है, जहां इस कहानी की अहम किरदार वेडनेसडे एजुकेशन सिस्टम को कोसते हुए आगे बढ़ रही होती है। वेडनेसडे एक बुद्धिमान लेकिन पत्थर दिल और इमोशन लेस लड़की है। उसके सनकी बर्ताव और अजीब से हुलिये की वजह से सब उसे एक फ्रीक समझते हैं। वेडनेसडे को लॉकर से उसके छोटे भाई की आवाज़ सुनाई देती है। कुछ बदमाश लड़कों ने उसके छोटे भाई को लॉकर में बंद कर दिया था। हालांकि उसके भाई को ये पता नहीं था कि वे लड़के कौन थे। भाई को छुड़ाने जैसे ही वेडनेसडे उसे छूती है, उसे अचानक विजन्स आते हैं। उसे दिखता है कि कुछ लड़के उसके भाई को जबरदस्ती लॉकर में बंद कर रहे हैं। दरअसल कुछ दिनों से उसे किसी भी चीज़ को छूते ही विजन्स आने लगे हैं। इन विजन्स में उसे उस चीज़ का भूत, भविष्य, वर्तमान दिखता था। हालांकि उसने अभी तक ये बात किसी को बताई नहीं थी। वो गुस्से में उन लड़कों की खबर लेने स्विमिंग पूल जाती है, जहाँ वे लड़के तैर रहे थे। लड़के उसे देखकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि वेडनेसडे उनके साथ एक दर्दनाक मजाक करने वाली है। वेडनेसडे खून की प्यासी पिरान्हा मछलियों को पूल में छोड़ देती है। वो मछलियां उन लड़कों का पिछवाड़ा चबा जाती है। ये दर्दनाक नज़ारा देखकर वेडनेसडे के चेहरे पर एक खूंखार मुस्कान उभर आती है, लेकिन उसकी इस हरकत की वजह से उसे स्कूल से निष्कासित कर दिया जाता है। इसके बाद वेडनेसडे के माता पिता उसका दाखिला नेवरमोर अकादमी में करवाते हैं। मोर नाम का ये स्कूल बाकी स्कूलों से काफ़ी अलग है, क्योंकि इस स्कूल में सिर्फ आउटकास्ट बच्चे ही पढ़ने आते थे। वेडनेसडे के माता पिता ने भी इसी स्कूल से शिक्षा प्राप्त की थी। हालांकि वेडनेसडे उनके इस फैसले से नाराज है। उसे लगता है कि ये स्कूल भी बाकी स्कूलों की तरह ही बेकार होगा। उसी नेवरमोर अकादमी से थोड़ी ही दूरी पर एक आदमी टैक्सी से उतरता है। टैक्सी की ड्राइवर उसे आउटकास्ट्स के बारे में सजग करने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी ड्राइवर से कहता है कि वो इससे पहले एक आउटकास्ट के साथ रह चुका है। इस वजह से उसे आउटकास्ट लोगों से डर नहीं लगता। इतना कहकर वो अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ता है। वो रास्ता नेवरमोर अकादमी के पास ही के जंगल से गुजरता था। थोड़ी दूर चलने के बाद एक जगह वो आराम करने के लिए रुकता है, लेकिन तभी एक अनजान जीव उस पर अचानक हमला कर उसे मौत के घाट उतार देता है। दूसरी ओर वेडनेसडे अपनी फैमिली के साथ नेवरमोर स्कूल के प्रिंसिपल के केबिन में बैठी होती है। प्रिंसिपल वेडनेसडे को बताती है कि स्कूल के दिनों में वो और वेडनेसडे की माँ रूममेट्स थी, जिस पर वेडनेसडे व्यंग करते हुए कहती है कि उसकी माँ के साथ रहने के बावजूद भी प्रिंसिपल का दिमागी संतुलन अब तक सही सलामत कैसे है। खुशकिस्मती से प्रिंसिपल उसके व्यंग को नज़रअंदाज कर देती है। पिरान्हा वाली घटना के बाद कोर्ट ने वेडनेसडे के दिमागी संतुलन को ठीक करने के लिए उसे किसी साइकाइट्रिस्ट से इलाज करने का आदेश दिया था। प्रिंसिपल बताती है कि नेवरमोर अकादमी से लगे शहर को में डॉक्टर वैलेरी नाम की साइकाइट्रिस्ट है। वेडनेसडे को वहां हफ्ते में 2 दिन थेरेपी सेशन के लिए ले जाया जाएगा। इसके बाद प्रिंसिपल वेडनेसडे को उसका कमरा दिखाने ले जाती है। वहां प्रिंसिपल वेडनेसडे का परिचय उसकी रूममेट इनिड से करवाती है। इनिड का नेचर वेडनेसडे से ठीक विपरीत होता है। वो एक खुशमिजाज स्वभाव की प्यारी लड़की है। उसने अपना कमरा विविध रंगों से सजाया होता है, लेकिन वेडनेसडे को रंगों से चिढ़ होती है। इस वजह से जब वो अपना रंगीन कमरा देखती है तो उसका मूड खराब हो जाता है। स्कूल ने वेडनेसडे की पसंद ध्यान में रखते हुए उसके लिए एक ब्लैक एंड व्हाइट कलर की यूनिफॉर्म तैयार की होती है। इसके बाद इनिड उसे स्कूल घूमने ले जाती है। इनिड वेडनेसडे को स्कूल में पढ़ रहे आउटकास्ट स्टूडेंट्स के बारे में बताती है। वो बताती है कि स्कूल में ज़्यादातर विद्यार्थी 4 ग्रुप में बटे हुए हैं। पहले हैं वैम्पायर्स, दूसरे हैं वेयरवुल्व्स। इनिड बताती है वो खुद भी एक वेयरवुल्फ है। इसके बाद आते हैं साइरन्स, जिनके पास अपनी वाणी से दूसरों को वश में करने की शक्ति होती है। और आखिर में आते हैं गॉगन्स, जिनके पास किसी को भी पत्थर में बदलने की शक्ति होती है। स्कूल में दूसरे आउटकास्ट स्टूडेंट्स भी हैं, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स इन्हीं 4 आउटकास्ट से आते हैं। कुछ देर बाद वेडनेसडे के माता पिता उससे विदा लेते हैं। जाने से पहले वेडनेसडे की माँ वेडनेसडे से कहती है कि वो गलती से भी यहाँ से भागने की कोशिश ना करे, जिस पर वेडनेसडे बदतमीजी से कहती है वो वहाँ से ज़रूर भागेगी और शायद ये उन दोनों की आखिरी मुलाकात है। जाने से पहले वेडनेसडे के माता पिता वेडनेसडे पर नज़र रखने के लिए एक हाथ को छोड़ जाते हैं, जिसका नाम होता है थिंग। वेडनेसडे की फैमिली मेंबर की तरह ही है। दूसरी ओर जंगल में पुलिस को उस आदमी की लाश मिलती है जो कुछ वक्त पहले टैक्सी से उतरा था। उसके शरीर के हिस्से इधर उधर बिखरे पड़े होते हैं, साथ ही कुछ हिस्से गायब होते हैं। इससे पहले भी शहर में इसी तरह से 2 हत्याएं हो चुकी हैं और शेरिफ को पूरा यकीन था कि इन हत्याओं के पीछे आउटकास्ट का हाथ है, लेकिन कोई सबूत न होने की वजह से वो चुप बैठा था। दूसरी ओर एक दूसरे से विपरीत स्वभाव की वजह से वेडनेसडे और इनिड लड़ रही होती है। तभी बॉटनी टीचर यानी फूल पौधों के बारे में पढ़ाने वाली टीचर वेडनेसडे
वेडनेसडे से मिलने आती है। वो नेवरमोर में पढ़ने वाली इकलौती इंसान थी। वो उन दोनों का झगड़ा सुलझाती है और वेडनेसडे को वेलकम के तौर पर एक फूल देकर वहां से चली जाती है। अगले दिन वेडनेसडे तलवारबाजी का अभ्यास करने जाती है। वहां बियांका नाम की लड़की पहले से अभ्यास कर रही थी। बियांका एक सायरन है। सायरन वो आउटकास्ट होते हैं जो अपनी आवाज़ से दूसरों को अपने वश में कर सकते हैं। बियांका स्कूल की सबसे पॉपुलर हस्ती है। वो पढ़ाई के साथ साथ बाकी एक्टिविटीज़ में भी काफ़ी होशियार है। बियांका तलवारबाजी में रोमन नाम के लड़के को हराती है और घमंड से टीचर को पूछती है कि क्या यहाँ कोई ऐसा तलवारबाज नहीं है जो उसे हरा पाएगा। ये सुनते ही वेंसडे उसे चैलेंज करती है। इसके बाद उन दोनों के बीच तलवारबाजी शुरू होती है। वेंसडे काफ़ी फुर्ती से पहला पॉइंट अपने नाम करती है, तो वहीं दूसरा पॉइंट बियांका अपने नाम करती है। साथ ही वो वेंसडे को ये कहकर उकसाती है कि उसे मिला हुआ पॉइंट तो बिगिनर लग। ये सुनते ही गुस्से से पागल हो चुकी वेंसडे उसे आखिरी राउंड बिना हेलमेट के लड़ने के लिए चैलेंज करती है। इस राउंड में जो अपने प्रतिस्पर्धी का खून सबसे पहले निकालेगा वही विजेता घोषित होगा। दोनों में काफ़ी तगड़ी फाइट होती है, लेकिन अंत में बियांका वेंसडे को माथे पर एक घाव देकर जीत जाती है। इस हार से वेंसडे बौखला जाती है। जब वो अपने घाव पर मरहम पट्टी कर वहां से जा रही होती है, तभी छत पर लगी पत्थर की मूर्ति उस पर गिरने लगती है। ऐन वक्त पर ज़ेवियर नाम का लड़का उसे बचा लेता है। होश में आने पर वो ज़ेवियर को अपने पास बैठा देखती है। उसका शुक्रिया अदा करने के बजाय वेंसडे उससे कहती है कि वो खुद को बचाने में सक्षम थी। थिंग हर पल वेंसडे पर अपनी नज़र गड़ाए हुए था, लेकिन जब वेंसडे अपने कमरे में नॉवल लिख रही होती है तभी उसे थिंग के वहाँ होने का आभास होता है। वो उसे पकड़ती है और उसे उसकी उंगलियों काटने की धमकी देती है। फिर वो थिंग से कहती है कि अगर वो अपनी उंगलियों को बचाना चाहता है तो उसे वेंसडे के लिए काम करना पड़ेगा। डर के मारे थिंग मान जाता है। वेंसडे स्कूल से भागने का प्लान बना रही होती है और वो इसमें थिंग को भी शामिल कर लेती है। अगले दिन वो प्रिंसिपल के साथ थेरेपी सेशन के लिए साइकाइट्रिस्ट के पास जाती है। हालांकि वो साइकाइट्रिस्ट के भरसक कोशिश करने के बावजूद भी उसके साथ कुछ शेयर नहीं करती। उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो बड़ी चालाकी से बाथरूम के रास्ते वहां से भागने में कामयाब हो जाती है। वहां से भागते वक्त वो एक फल बेचने वाले आदमी से टकरा जाती है। टकराते ही उसे उस आदमी की भविष्य में होने वाली मौत का विजन दिखाई देता है। जाते जाते वो एक कॉफ़ी शॉप में कॉफ़ी पीने रुकती है। वहां उसकी मुलाकात शेरिफ के बेटे टेलर से होती है, जो उसी कॉफ़ी शॉप में काम करता था। वेंसडे कॉफ़ी की मांग करती है, लेकिन कॉफ़ी मशीन में कुछ गड़बड़ी आई थी और मशीन को ठीक करने की इंस्ट्रक्शन मैनुअल की किताब इटालियन में थी, जो टेलर को पढ़ने नहीं आती थी। तब वेंसडे, जिसे इटालियन पढ़ना आता था, वो मशीन ठीक करने में उसकी मदद करती है। बदले में वो उसे बस स्टैंड तकलीफ के लिए कहती है। टेलर को काम होने की वजह से वो उसे वहाँ थोड़ी देर इंतज़ार करने के लिए कहता है। तभी कुछ नॉर्मल इंसानी लड़के वहाँ आते हैं और वेंसडे की नेवरमोर की यूनिफॉर्म देखकर उसके साथ बदतमीज़ी करते हैं। दरअसल शहर में ज़्यादातर लोग आउटकास्ट से नफरत करते थे और आउटकास्ट का शहर में आना उन्हें पसंद न था। हालांकि वेंसडे उन लड़कों की पिटाई कर उन्हें अच्छा सबक सिखाती है। तभी शेरिफ और प्रिंसिपल वहां आते हैं। शेरिफ का नाम एडम्स है। ये जानते ही वेंसडे उससे कहता है कि उसके पिता को मर्डर के लिए सलाखों के पीछे होना चाहिए था, लेकिन वो पैसों के दम पे खुला घूम रहा है। शेरिफ वेंसडे को चेतावनी देता है कि वो हमेशा उस पर नज़र रखेगा। फिर प्रिंसिपल वेंसडे को लेकर वापस स्कूल की तरफ निकल पड़ती है। रास्ते में एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ होता है, जिसका ड्राइवर मर चुका था। ये वही फल बेचने वाला आदमी था जो कुछ देर पहले वेंसडे से टकराया था। बहरहाल वेंसडे का भागने का प्लान फेल हो चुका था। रात में वेंसडे अपना मूड ठीक करने के लिए वायलिन बजाती है। सब उसके टैलेंट का आनंद लेते हैं, लेकिन खुद वेंसडे के मूड में कुछ ज़्यादा सुधार नहीं होता। तभी ईनेट वहाँ आती है। आज फुल मून नाइट होती है, इस वजह से सभी वेयरवुल्व्स चांद को देखकर चिल्ला रहे होते हैं। लेकिन ईनेट को नॉर्मल रूप में देखकर वेंसडे उससे पूछती है कि वो अपने वेयरवुल्फ रूप में क्यों नहीं। वो उसे बताती है कि वो अभी पूरी तरह से वेयरवुल्फ नहीं बनी है। वैसे तो उसकी माँ ने उससे कहा है कि वो देर सवेर वेयरवुल्फ बन ही जाएगी, लेकिन उसे चिंता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसे उसकी बिरादरी से निकाल दिया जाएगा और उसे पूरी जिंदगी अकेले ही रहना पड़ेगा। कुछ देर बाद थिंग टाइगर के घर पर जाता है और उसे वेंसडे के साथ वीडियो कॉल पर बात करने के लिए कहता है। वेंसडे उससे पूछती है कि क्या वो अभी भी भागने में उसकी मदद करना चाहता है। बदले में वेंसडे उसे इनाम देने की पेशकश करती है। टेलर कहता है कि वो उसकी मदद करेगा, लेकिन उसे कोई इनाम नहीं चाहिए। अगले दिन शहर में एक फेस्टिवल होने वाला था और वेंसडे उस फेस्टिवल से भागने का प्लान बनाती है। अगले दिन वेंसडे ईनेट के साथ फेस्टिवल में पहुंचती है। मौका मिलते ही प्रिंसिपल का ध्यान भटकाकर वो टेलर के साथ वहां से भागने की कोशिश करती है। जाते जाते वो रोमन नाम के लड़के से टकराती है। रोमन वही लड़का है जिसे बियांका ने उस दिन तलवारबाजी में हराया था।
उससे टकराते ही वेंसडे को रोमन की मौत का विजन दिखाई देता है। रोमन काफी जल्दबाजी में जंगल की ओर भाग रहा था। वेंसडे उसे रोकने के लिए उसके पीछे पीछे जंगल में जाती है। जेवियर भी वेंसडे को जंगल में जाते हुए देख लेता है। जेवियर वही लड़का है जिसने उस दिन वेंसडे को उस पर गिरती पत्थर की मूर्ति से बचाया था। जंगल में वेंसडे रोमन को रोकते हैं और कहती है कि उसकी जान को खतरा है, लेकिन तभी रोमन के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आती है और वो उल्टा वेंसडे पर हमला कर देता है। वेंसडे को कुछ समझ नहीं आता, तब रोमन वेडनेसडे को एक ड्राइंग दिखाता है जिसमें वेडनेसडे की तरह दिखने वाली एक लड़की खड़ी थी और उसके पीछे नेवरमोर जलकर तबाह हो रहा था। रोमन वेडनेसडे को बताता है कि उसकी माँ भविष्य देख सकती थी और उन्होंने 24 साल पहले ये ड्राइंग बनाई थी। उनकी भविष्यवाणी के अनुसार वेडनेसडे नेवरमोर को तबाह कर देगी, इसलिए वेडनेसडे को मारकर रोमन नेवरमोर को बचाने की कोशिश कर रहा था। इससे पहले कि रोमन वेडनेसडे को मार डालता, अचानक से एक रक्षा वहां आता है और रोमन को मौत के घाट उतारकर वहां से चला जाता है। अगली सीन में उसे जंगल में चारों ओर पुलिस छानबीन करते हुए नजर आती है। वेडनेसडे ने उन्हें घटी घटना के बारे में बता दिया था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उन्हें वहां घटी घटना का कोई निशान नहीं मिलता, यहां तक कि रोमन की लाश तक नहीं मिलती। शेरिफ वेडनेसडे से कहता है कि उसे भ्रम हुआ होगा, लेकिन वेडनेसडे को उसने जो कुछ देखा उस पर पूरा यकीन था। वेडनेसडे शेरिफ से अकेले में बात करने की इच्छा प्रकट करती है, लेकिन प्रिंसिपल को इस बात से एतराज होता है। वो इसकी इजाजत नहीं देती, पर शेरिफ के फोर्स करने पर वो उन दोनों को 5 मिनट का समय देती है। अकेले में वेडनेसडे शेरिफ को बताती है कि जंगल में कोई रक्षा है और उसी ने रोहन और बाकी लोगों को मारा है, और कोई है जो इन हत्याओं को छुपाने की कोशिश कर रहा है। तभी दरवाज़ा खुलता है और दरवाजे से रोमन अंदर आता है। उसे देखकर दोनों चौंक जाते हैं। वेडनेसडे को तो समझ ही नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। वेडनेसडे जाकर इनिट से मिलती है और उससे रोमन के बारे में पूछती है। इनिट कहती है कि वो सिर्फ इतना जानती है कि रोमन एक अजीब लड़का था जिसका कोई दोस्त भी नहीं था। उसके बारे में जानकारी उसका रूममेट जेवियर ही दे सकता है। रात में वेडनेसडे अपनी नॉवल पर काम कर रही होती है, तब उसकी नज़र रोमन की पेंटिंग पर पड़ती है। वहाँ उसे एक अजीब सा सिंबल दिखाई देता है। अगले दिन प्रिंसिपल के केबिन में जाती है और रोमन से मिलने की इच्छा जताती है, लेकिन प्रिंसिपल मना कर देती है और बताती है कि रोमन को स्कूल से निकाल दिया गया है और वो आज ही स्कूल छोड़कर जा रहा है। इसके साथ ही प्रिंसिपल उसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए कोई क्लब ज्वाइन करने के लिए कहती है। वेडनेसडे जानती थी कि प्रिंसिपल हर वक्त उस पर नज़र लगाए हुए हैं, मजबूरन उसे अलग अलग क्लब्स देखने जाना पड़ता है। पहले वो सिंगिंग क्लब जाती है जिसे भयंकर चला रही थी, लेकिन वहाँ बात नहीं बनती। इसके बाद वो आर्चरी क्लब में जाती है जिसकी कमान जेवियर के हाथों में होती है। जेवियर वेडनेसडे को तीर चलाने का तरीका बताता है। वेडनेसडे बातों ही बातों में रोमन के बारे में पूछती है कि वैसे तो रोमन शुरू से थोड़ा अजीब था, लेकिन हाल ही में उसको बर्ताव कुछ ज़्यादा ही खराब हो गया था। इसके बाद जेवियर वेडनेसडे को टाइलर से दूर रहने के लिए कहता है। वजह वो ये बताता है कि टाइलर और उसके इंसान दोस्त आउटकास्ट से नफरत करते हैं। वेडनेसडे उसके बातों को नज़रअंदाज करते हुए एक सेब हवा में उछालती है और तीर से सेब को काटते हुए सीधे निशाने पर दे मारती है। ये देखकर जेवियर की बोलती बंद हो जाती है। इसके बाद वो हमर्स क्लब पहुंचती है जहां मधुमक्खियों के बारे में सिखाया जाता है, लेकिन जब वो वहां पहुंचती है तो उसे सिर्फ एक ही लड़का वहां दिखाई देता है। उस लड़के का नाम यूजिन था और वो अकेला ही उसे क्लब को चला रहा था, क्योंकि उसके अलावा वहां और कोई नहीं आता था। यूजिन और वेडनेसडे में बातें चल रही होती हैं कि तभी थिंग वहां आता है और इशारे से कहीं चलने के लिए कहता है। जब वेडनेसडे उसके पीछे जाती है तो उसे रोमन दिखाई देता है। रोमन अपना सामान लेकर वहां से जा रहा था। हैरानी की बात दोस्तों ये होती है कि वो उस रात के मुकाबले इस बार वेडनेसडे से काफी शांति से बात कर रहा था। वेडनेसडे थिंग को उसका पीछा करने के लिए कहती है। स्टेशन पर पहुंचने के बाद रोमन टॉयलेट जाता है, लेकिन टॉयलेट से बाहर रोमन की जगह कोई और ही इंसान निकलता है। थिंग को समझ ही नहीं आता कि रोमन अचानक वहां से भाग कैसे गया। कुछ देर बाद वो इंसान अपने असली रूप में आ जाता है। वो कोई और नहीं बल्कि प्रिंसिपल थी। थिंग जाकर वेडनेसडे को बताता है कि रोमन टॉयलेट से कहीं भाग गया, जिस पर वेडनेसडे उसे काफी डांटती है। बॉटनी की क्लास में रेवन वेडनेसडे को उसके साथ बैठने के लिए कहता है। रेवन के पास किसी भी चित्र को जिंदा कर पाने की शक्ति थी। वो वेडनेसडे को अपनी शक्ति से इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, हालांकि ऐसा हो नहीं पाता। दूसरी ओर शेरिफ अपने कुत्ते के साथ जंगल में छानबीन के लिए जा रहा होता है। टाइलर उसे जंगल के रक्षे के बारे में पूछता है, पर उसकी बातों का जवाब नहीं देता और टाइलर को उसके साइकियाट्रिस्ट से चल रही थेरेपी के बारे में पूछता है। दरअसल टाइलर की मां की मौत के बाद टाइलर डिप्रेशन में चला गया। टाइलर अपने पिता को कुछ भी बताने से इनकार करता है, ये कहकर कि साइकियाट्रिस्ट और पेशेंट के बीच की कोई बातें गुप्त होती हैं। गुस्से में शेरिफ वहां से चला जाता है। उधर प्रिंसिपल का ध्यान भटकाने के लिए वेडनेसडे हमर्स क्लब में अपनी जगह इनिट को भेजती है और रोमन वाली घटना का सुराग ढूंढने जंगल जाती है। लेकिन जब वो जंगल में छानबीन कर रही होती है, तभी कोई उसे अपनी ओर खींच लेता
है। वो टाइलर था। टाइलर उसे बताता है कि उसने उसे अपने पिता शेरिफ की नज़रों से बचाने के लिए खींचा था। शेरिफ वहाँ अपने कुत्ते के साथ छानबीन कर रहा होता है। टाइलर वेडनेसडे को बताता है कि वो छुपकर अपने पिता पर नज़र रख रहा है। उसे शेरिफ की फिक्र है कि कहीं रक्षा शेरिफ पर भी हमला न कर दे। शेरिफ के जाने के बाद दोनों उस जगह की छानबीन करते हैं। वेडनेसडे को वहाँ रोमन का चश्मा मिलता है। उसे छूते ही वेडनेसडे को विजन नजर आते हैं। वो देखती है कि रोमन और रक्षे के बीच में झगड़ा हो रहा है। साथ ही उसे रोमन एक नीले रंग की किताब से एक ड्राइंग फाड़ते हुए दिखता है, जिसे रोमन की माँ ने बनाया था। हालांकि वो चित्र अधूरा था और आधा चित्र उसे नीले रंग की किताब में ही चिपका हुआ था। जंगल से लौटते ही वेंसडे उसे किताब को ढूंढने में जुट जाती है। उसी वक्त बोटनी टीचर वहां आती है। वेंसडे उसे सिंबल के बारे में पूछती है जो उसे ड्राइंग पर दिखा था। टीचर उसे बताती है कि ये सिंबल एक पुरानी स्टूडेंट सोसाइटी नाइट शेड्स का है जो सालों पहले बंद हो गई थी। इसके बाद टीचर वेंसडे ने क्लास में दिए हुए जवाबों की तारीफ करती है। बटानी टीचर वेंसडे की पर्सनैलिटी से काफ़ी प्रभावित मालूम पड़ रही थी। वो जाने से पहले उससे कहती है कि अगर कभी किसी से बात करने का मन करे तो वो कभी भी उसके पास आ सकती है। इसके बाद वेंसडे उस नीली किताब की तलाश जारी रखती है। वो रोमन के पुराने कमरे यानी जेवियर के कमरे में उसे किताब को ढूंढने की कोशिश करती है। तभी जेवियर कमरे में आता है। ऐन वक्त पर वेंसडे और थिंग छुप जाते हैं। थोड़ी ही देर में बियांका भी उसी कमरे में आती है। बियांका और जेवियर पहले कपल हुआ करते थे, लेकिन एक बार बियांका ने अपनी सायरन शक्तियों का इस्तेमाल जेवियर पर किया था और इसी वजह से दोनों का ब्रेकअप हुआ था। लेकिन बियांका अभी भी जेवियर को चाहती थी। इसी कारण जेवियर की वेंसडे में बढ़ती दिलचस्पी उसे खल रही थी। वो जेवियर को वेंसडे के खिलाफ भड़काने की कोशिश करती है। हालांकि उसकी बातों का जेवियर पर कुछ खास असर नहीं होता। वेंसडे भी इन दोनों की बातें सुन रही थी। बियांका उसे बताती है कि अगले दिन होने वाले एडगर एलन पो कंपटीशन में वो वेंसडे की रूममेट इनिट को हराकर वेंसडे को नीचा दिखाने वाली है। जब वेंसडे अपने कमरे में पहुंचती है तब इनिट कमरे में रो रही होती है। इनिट बताती है कि उसकी टीम की एक लड़की की तबीयत अचानक बिगड़ गई और वो कंपटीशन से बाहर हो गई है। वेंसडे समझ जाती है कि ये सब बियांका का किया धरा है। वो बियांका को अच्छा सबक सीखने का ठानती है। वो उस लड़की की जगह खुद को टीम में शामिल करने के लिए कहती है। अगले दिन एडगर एलन पो कंपटीशन था। ये कंपटीशन स्कूल के सबसे मशहूर विद्यार्थी एडगर एलन पियो की याद में हर साल आयोजित किया जाता था। इस कंपटीशन में पहले नाव से तैरते हुए नदी के दूसरे जाना होता है, उसके बाद जंगल के अंदर जाकर अपनी अपनी टीम का फ्लैग लेकर वापस लौटना होता है। मज़े की बात यह है कि इस प्रतियोगिता में कोई रूल्स नहीं है। बियांका चीटिंग कर पिछले 2 सालों से इस कप को अपने नाम कर चुकी है। अगले दिन प्रतियोगिता शुरू होती है। हमेशा की तरह इस बार भी बियांका ने जीतने का पूरा इंतजाम किया था। सायरन के पास पानी में जलपरी या जलपरी बनने की शक्ति होती है। बियांका एक सायरन साथी वैम्पायर्स की नाव को पानी में डुबोता है। इसके बाद बारी वेंसडे की नाव की होती है, लेकिन वेंसडे पहले से ही तैयारी करके आई थी। वो थिंग को उस सायरन पर जाल फेंकने के लिए कहती है। बियांका का साथी जाल में फंसने की वजह से कुछ कर नहीं पाता और वेंसडे की नाव सही सलामत नदी पार कर लेती है। तट पर पहुंचने के बाद वेंसडे बाकी साथियों को नाव की रक्षा करने के लिए कहती है और खुद फ्लैग ढूंढने जंगल में जाती है। यहाँ थिंग लड़कों का ध्यान भटकाती है और उन लड़कों के नाव से दूर जाते ही उनकी नाव में छेद करती है। दूसरी ओर वेंसडे फ्लैग तक पहुंच जाती है, लेकिन जैसे ही वो जरेको की दीवार को छूती है उसे विजन दिखाई देते हैं, जिसमें वेंसडे की तरह दिखने वाली एक लड़की एकाएक उसके सामने आती है और उससे कहती है कि असली चाबी तुम हो। अगले ही पल विजन होश में आती है। वो तुरंत अपना फ्लैग उठाती है और नाव की तरफ भागती है। सभी टीम आगे निकल चुकी थी, लेकिन क्योंकि इनिड ने लड़कों की टीम की नाव में छेद कर दिया था, वे आगे नहीं बढ़ पाते। अब सिर्फ बियांका और वेंसडे की टीम ही बची हुई थी। वेंसडे अपनी नाव पर लगे भाले लोड करती है और सभी बियांका की नाव में छेद करने उसकी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन तभी बियांका का साथी पानी के अंदर से इनकी नाव को दूसरी ओर ले जाने लगता है। ऐन वक्त पर थिंग उसे मुक्का मारकर बेहोश कर देता है। इसके बाद फिर से वेंसडे की टीम बियांका की नाव की तरफ बढ़ती है और उनकी नाव में छेद कर उन्हें प्रतियोगिता से बाहर का रास्ता दिखाती है। आखिरकार वेंसडे की टीम ये प्रतियोगिता जीत जाती है। इसके बाद होता है सेलिब्रेशन, लेकिन वेंसडे को ये सब पसंद नहीं आता और वो सबसे अलग जाकर एक पुतले के नीचे बैठ जाती है। वो पुतला एडगर का था। तभी उसकी नज़र पुतले ने पकड़ रखी किताब पर पड़ती है। वहाँ उसे वही सिंबल दिखाई देता है जो उसे ड्राइंग पर था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और सोच पाती, वहाँ इनिड आती है और उसे फिर से सेलिब्रेशन में लेकर जाती है। रात होते ही वो फिर से एडगर एलन पो के पुतले के पास जाती है। एडगर एलन पो अपनी पहेलियों के लिए काफ़ी मशहूर थे। वेंसडे पुतले के ऊपर चढ़ती है और पुतले के हाथ में जो किताब होती है उसे देखती है। उसमें एक पहेली लिखी होती है।
बुद्धिमान वेंसडे बड़ी आसानी से उस पहेली को सुलझा लेती है और इस नतीजे पर पहुंचती है कि उसे 2 बार चुटकी बजानी है। ऐसा करते ही एक जोर की आवाज़ के साथ वो पुतला पीछे सरकता है और एक गुप्त द्वार खुलता है। उसके अंदर जाने के बाद वेंसडे को वो नीली किताब भी मिलती है जिसमें रोमन की माँ द्वारा बनाई ड्राइंग थी। वो उस किताब को देख ही रही होती है, तभी अचानक कोई उस पर काला कपड़ा डाल देता है और ये एपिसोड यहीं समाप्त हो जाता है। इस कहानी में और कितने रहस्य खुलने बाकी हैं, जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग देखना।